एवरीवन, आज हम करेंगे हिस्ट्री का नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, आज हम करेंगे द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इस वीडियो में आपको सेमेस्टर 2 के अकॉर्डिंग कंटेंट मिलेगा। जो भी कंटेंट होगा वो आपको रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा, प्लस इसमें आपको एक्सप्लेनेशन के साथ नोट्स मिलेगी। तो अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, सो गाइस ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले चीज कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी ये 1939 से 1945 तक चली थी। सो रिमेंबर द डेट। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा डरावनी, सबसे ज्यादा टेरिबल वॉर थी जो कि ह्यूमन हिस्ट्री में हुई थी, राइट। अब तक की सबसे ज्यादा टेरिबल या सबसे ज्यादा डरावनी वॉर। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ द वॉर। तो आपको यहाँ पे मेनली 5 कॉजेज पढ़ने हैं। फर्स्ट है डिससैटिस्फैक्शन विद द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को रिवेंज, दैट मीन्स रिवेंज लेने के स्पिरिट में फ्रेम किया गया था। नाउ मोस्टली किसने फ्रेम किया था? विक्टर नेशंस ने, ओके, पावरफुल नेशंस ने, ट्रिपल एंटिटी ने, राइट। उनके उनके ही बहुत सारे मेंबर्स इन्वॉल्व थे। सो मोस्टली ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स था उससे जर्मनी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की गई थी और इसकी वजह से जर्मनी बहुत ज़्यादा डिसकंटेंटेड या फिर डिससैटिस्फाइड थी। ऑलराइट। तो फर्स्ट चीज जो कि इस ट्रीटी ऑफ वर्साइल ने जर्मनी, मतलब जो फर्स्ट पॉइंट जिसकी वजह से जर्मनी सेटिस्फाइड नहीं थी वो ये है कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि उसकी जो भी टेरिटरीज थी उससे बहुत सारी टेरिटरीज ले ली गई और बहुत सारी उसकी कॉलोनीज जो कि ईस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्ट अफ्रीका में ओरिजिनेटेड थी, बहुत सारी उसकी कॉलोनीज वो भी उससे ले ली गई। उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को कम्प्लीटली क्रश डाउन कर दिया गया। ऑलमोस्ट वो बस 1 लाख सोल्जर्स रख सकती थी और 15,000 नेवल मैन, और एयरफोर्स पे तो कंप्लीट बैन हो गया था। उसे बहुत हैवी अमाउंट पे करना पड़ा वॉर इंडेमनिटी के रूप में। वॉर इंडेमनिटी क्या होती है? मतलब कि अगर वॉर हुआ है तो उसके वजह से जो लॉस हुआ है, राइट, लाइवलीहुड का, लाइफ का, तो जो भी लॉसेस हुआ है उसके कंपनसेशन में उसे वॉर इंडेमनिटी देनी पड़ी। तो उसे अराउंड $33 बिलियन देने पड़े। ये काफी बड़ा अमाउंट था। इसके बाद उसे she had to give up to the allies her merchant ships as compensation and heavy supply of coal to France, Italy and Belgium for 10 years. So almost 10 सालों के लिए उसे फ्रांस, इटली और बेल्जियम को कोल का सप्लाई करना था बहुत हैवी अमाउंट में। इसके अलावा उसे अपने मर्चेंट शिप्स को भी देना पड़ा कंपनसेशन के रूप में। तो ये सारी जो फैक्टर्स थी, ये सारे जो पॉइंट्स थे, जो प्रोविजंस थे, इसकी वजह से जर्मनी को काफी ज्यादा ह्यूमिलिएशन हुआ, से बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन का फील हुआ। और ये रीजन था कि क्यों नाजिज्म जर्मनी में इतनी ज्यादा स्प्रेड होने लगी। नेक्स्ट, इटालियंस भी सेटिस्फाइड नहीं थे उनके साथ जो पीस ट्रीटी साइन हुई थी उससे, बिकॉज जो फ्रांस और ब्रिटेन थे, जर्मनी की जो कॉलोनियल एम्बिशंस थी, दैट मीन्स वो जैसे चाहती थी कि उसकी बहुत सारी टेरिटरीज हो, तो ये सारी चीज़ें फ्रांस और ब्रिटेन फुलफिल नहीं कर पाए थे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज राइज ऑफ फैसिज्म एंड नाजिज्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं फैसिज्म। Italy had to spend a lot of money during the war on army and war equipment. So उसे definitely वॉर हुआ है तो वॉर में आर्मी पे, देन वॉर इक्विपमेंट्स में तो पैसा लगता ही है। तो बिकॉज जर्मनी के साथ साथ इटली भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो उसे काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था पैसे का और फाइनली वो कर्जे में डूबी हुई थी। उसका सरकार भी जो था, आई मीन जो इटालियन सरकार था, इटालियन गवर्नमेंट, वो भी इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा था बिकॉज बहुत ज़्यादा पॉवर्टी की कंडीशन थी। इसके वजह से इस सिचुएशन में फासिस्ट ने पावर सीज कर लिया या फिर इटली को अपने कंट्रोल में कर लिया। सो जो फैसिस्ट थे वो इंपीरियलिस्टिक आउटलुक के या फिर इंपीरियलिज्म मानते थे। इंपीरियलिज्म मतलब कि अपने से वीकर कंट्रीज या दूसरी कंट्रीज को अपने कंट्रोल में करो और उसे अपनी कॉलोनीज बनाओ। सो इसीलिए क्या हुआ कि जो इटली थी उसने जर्मनी और जापान के साथ फ्रेंडशिप की ट्रीटी साइन की, जिसे हम कहते हैं बर्लिन रोम टोक्यो एक्सिस। इसके अगेंस्ट पे कौन था? इसके अगेंस्ट पे था फ्रांको ब्रिटिश अलायंस अगेंस्ट बर्लिन रोम टोक्यो एक्सिस। ओके, इन सारी कंट्रीज के ऑपोजिट में खड़ी थी फ्रांस और ब्रिटिश की जोड़ी।
नेक्स्ट इज नाजिज्म. सो हिटलर प्रीच्ड द गॉस्पेल ऑफ द विक्टोरियस वॉर इन जर्मनी. सो हिटलर का क्या कहना था? उसका कहना था कि जो हमें विक्ट्री दिला सकती है वो है हमारी स्वॉर्ड, या फिर वो है हमारा जंग. हम जब तक दूसरे कंट्री से लड़ते रहेंगे तब तक हमें विक्ट्री मिलेगी. अगर हम हार मान के बैठ जाते हैं तो हमें विक्ट्री कभी भी नहीं मिलेगी. इसीलिए उसने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बहुत सारे बॉन्ड्स तोड़ दिए, बहुत सारे प्रोविजंस तोड़ दिए. उसने वापस से अपनी आर्मी को बिल्डअप करना शुरू कर दिया. ऑलमोस्ट 1936 में जो हिटलर था या फिर जो जर्मन ट्रूप्स थे, उसने कहाँ पे कदम बढ़ाया? उन्होंने राइनलैंड की तरफ कदम बढ़ाया उसे कैप्चर करने को, जिससे कि डीमिलिटराइज किया गया था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के अकॉर्डिंग. इसके बाद उसने विना को कैप्चर किया जो कि ऑस्ट्रिया का कैपिटल है. एंड फाइनली वो सडनटन लैंड की तरफ बढ़ने लगा. ओके, and so in this Nazism was gaining an ultimate power in Germany. तो obviously अगर इतनी सारी चीजें हिटलर कर रहा है तो डेफिनेटली जर्मनी में नासिज्म तो काफी ज्यादा राइज होगा ही, काफी ज्यादा फैलेगा ही, बिकॉज लोगों के दिलों के अंदर आ गया था कि हमें बदला लेना है, हमें बदला लेना है उन लोगों से जिसने हमें एक्सप्लॉइट किया. फाइन. इसके बाद आता है जापानीज इन्वेजन ऑफ चाइना, जो कि 1931 में हुआ था. सो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा अग्रेसिव एक्ट था जो कि आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था. सो क्या होता है कि जब जापानीज ने इन्वेड कर दिया चाइना को, ऑलराइट, तो चाइना ने क्या किया? चाइना ने अपील किया लीग ऑफ नेशंस को, ओके, ताकि वो सैंक्शंस डिक्लेयर करे जापान के अगेंस्ट में. लेकिन लीग ऑफ नेशंस ने कुछ भी नहीं किया, उनके अपील को बिल्कुल भी खारिज कर दिया, बिल्कुल भी उसे सुना नहीं. तो यहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस ऐसा क्यों कर रहे थे? बिकॉज वो लोग पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट फॉलो कर रहे थे. अब इस पॉलिसी को पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, क्योंकि ये वाली पॉलिसी आपके सिलेबस में है नहीं, तो बस थोड़ा सा आपको नॉलेज होना जरूरी है. सो लेट्स सी द डेफिनेशन. agreeing to the hostile demands to gain peace. Okay, that means यहाँ पे वो क्या कर रही थी? यहाँ पे जो दो कंट्रीज थी, जर्मनी और फ्रांस, फाइन, वो दोनों के साथ ऐसा मानती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट प्लस फ्रेंच, ये मानते थे कि जर्मनी और इटली के साथ काफ़ी गलत हुआ है. तो वो लोग सोच रहे थे कि अगर हम मतलब जो भी वो कर रहे हैं, अगर हम उन्हें रोकते टोकते नहीं है, शायद वो कुछ कंट्रीज को कैप्चर कर ले, उसके बाद फिर वो उनकी जो डिज़ायर्स है वो सेटिस्फाइड हो जाएगी, उसके बाद फिर और वो कुछ फर्दर हार्म नहीं करेंगे बाकी कंट्रीज को. उनका ये मानना था, इसलिए वो शांत थे, कुछ भी नहीं बोल रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो इससे उनका एंगर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो रिवेंजफुल हो जाएंगे. फाइन. और प्लस जो ब्रिटिश और फ्रेंच थे वो ये भी मानते थे कि ये उनके पास अच्छा मौका है कि चाइनीज गवर्नमेंट को या फिर चाइनीज लोगों को वीक कर सके, चाइना को वीक कर सके जापानीज के थ्रू. इसका रिजल्ट क्या होता है कि जापानीज फोर्सेस ने या फिर जापानीज ट्रूप्स ने मंचूरिया को कैप्चर किया और अपना सरकार वहां पे सेटअप किया. इसके बाद फिर उसने लीग ऑफ नेशंस को ही छोड़ दिया, वहां से हट गया एज अ मेंबर, एंड देन उसने ब्रिटिश और अमेरिकन प्रॉपर्टीज को हथियाना शुरू किया जो कि चाइना में था. ऑलराइट. इसके बाद आते हैं फेलियर्स ऑफ लीग ऑफ नेशंस. सो इट इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. क्योंकि लीग ऑफ नेशंस को क्यों बनाया गया था? लीग ऑफ नेशंस को इसलिए बनाया गया था, इट वॉज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज या फिर एक एसोसिएशन, ऐसा एसोसिएशन था जिसे इसलिए बनाया गया था ताकि दुनिया में और ऐसे कोई वॉर ना हो सके, दुनिया में शांति हो. लेकिन लीग ऑफ नेशंस अपने इस पर्टिकुलर एम को फुलफिल करने में हार गया, फेल हो गया. तो इसका मेन रीजन इसका जो मेन आउटपुट था या फिर इसका जो मेन रिजल्ट था वो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रूप में. जो वीकर कंट्रीज थी वो लीग ऑफ नेशंस के पास आती थी ताकि वो एक्शन ले सके उन अग्रेसर्स के ऊपर जो कि उन वीकर नेशंस के ऊपर उन्हें हथियाना चाहता है या फिर उनके ऊपर अग्रेशन शो कर रहा है. ओके, लेकिन लीग ऑफ नेशंस के पास बस एक ही वेपन था, एक ही हथियार था, वो था इकोनॉमिक सैंक्शंस. ओके, लेकिन जो कंट्रीज बदला लेना चाहती थी या फिर जो कंट्रीज अग्रेशन शो कर रही थी, जो पावरफुल कंट्री थी, तो उन्हें इन इकोनॉमिक सैंक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ा था. इकोनॉमिक सैंक्शंस इन द सेंस कि उन्हें इतना पैसा देना पड़ेगा अगर वो ऐसे हार्म करती हैं तो उन्हें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, और इसीलिए वो लगातार कंट्रीज पे कंट्रीज कैप्चर करते जा रही थी. फाइन.
इसके वजह से जो लीग ऑफ नेशंस था वो अग्रेसर्स के ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पा रही थी। इसकी वजह से जर्मनी और ज़्यादा इनकरेज हो जाती है और वो कैप्चर करती है ऑस्ट्रिया को और पोलैंड को भी अटैक कर देती है। इटली भी इथियोपिया पे अग्रेशन शो करती है और जापानीज तो ऑब्वियसली मंचूरिया को इन्वेड कर देते हैं। सो ये रहा रिजल्ट लीग ऑफ नेशंस के फेलियर का। अब जो लास्ट कॉज है वो है हिटलर्स इन्वेजन ऑफ पोलैंड। हिटलर ने क्या किया, पोलैंड को इन्वेड किया। ये सबसे इमीडिएट कॉज था, मतलब इसके वजह से ही ये ट्रिगरिंग पॉइंट था, ट्रिगरिंग कॉज था जिसके वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। ऑलराइट, सो जो रशिया थी, ओके, रशिया शेयर अ लॉन्ग फ्रंटियर विद पोलैंड। सो रशिया पोलैंड के साथ लॉन्ग फ्रंटियर शेयर करती थी और इससे क्या होता कि जब भी पोलैंड के ऊपर किसी भी तरीके का अटैक होता जर्मनी से, तो फिर रशिया उसे बचाने के लिए आ जाती। इसीलिए बहुत चालाकी से जर्मनी ने एक पैक्ट साइन किया था, नॉन अग्रेशन पैक्ट रशिया के साथ, और दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, एक सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग, और उसके थ्रू दोनों ने ये डिसाइड किया था कि वो दोनों पोलैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसे खुद में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ऑलराइट, इसके बाद फिर जो पोलैंड था उस पर ये भी चार्जेस लगाए गए थे कि जो पोलैंड है वो जर्मन्स वहाँ पोलैंड में रहते हैं उनके ऊपर अग्रेशन शो करता है, उनके साथ अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता। इस वजह से जर्मन ट्रूप्स पोलैंड को अटैक करता है और इससे गुस्सा हो जाते हैं ब्रिटेन और फ्रांस और फाइनली उनके ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। दैट मीन्स जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर हो जाता है और यहाँ से शुरू हो जाता है आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो गाइज, इतना ही था आपके इस चैप्टर में। As per your latest syllabus, for the notes of this chapter, join the Telegram channel. Link is in the description. Thank you so much for watching this video. We'll be meeting soon in the next video. Thank you.